हार्ट साउंड्स भी देखे थे, लब और डब। लब किस कारण सुनाई दे रहा था? एवी वॉल्व्स के बंद होने के कारण। और कब सुनाई दे रहा था? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली। डब कब सुनाई दे रहा था? क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब लब में आपको ध्यान रखना है, लब की जो ड्यूरेशन होती है वो लंबी होती है, लेकिन इसका जो पिच है वो लो रहता है। डब जो है उसकी ड्यूरेशन तो ज्यादा रहती है, मतलब कम रहती है, लेकिन उसका जो तीव्रता है वो हाई रहती है। ये लिख लो। हाँ ठीक है, तो लब और डब का ड्यूरेशन और पिच आपको ध्यान में रखना है। अब कार्डिक साइकिल हमने देख लिया पूरा। अब यहां पे दो तीन टर्म्स आते हैं, ये तो लिख लिया। ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? 5500,000। सितर ml कितने? सितर? हाँ सितर। अब सुन लो, जब कभी भी हम बोलते हैं एक बार में, तो एक बार का मतलब है एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट का मतलब है एक कार्डियक साइकिल, और उसका मतलब है 0.8 सेकेंड। एक ही मतलब, वन हार्ट बीट, वन कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकेंड, सबका एक ही मतलब है। तो एक हार्ट बीट में, एक कार्डियक साइकिल में, या 0.8 सेकेंड में हार्ट के वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये निकालेंगे कैसे? स्ट्रोक वॉल्यूम को अब यहां पर दो नए वेरिएबल्स आए हैं, एक ईडीवी और एक ईएसवी। एंड डायस्टली वॉल्यूम, एंड सिस्टली वॉल्यूम। देखो आसान है, इसमें है कुछ नहीं। अपन ने हार्ट की बात की थी, जॉइंट डायस्टली में क्या हो रहा था? 70% वेंट्रिकल्स भर रहे थे, और एट्रियल सिस्टली में 30% और भर जा रहे थे। मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन से पहले ब्लड भरा हुआ है। तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन से पहले कितना ब्लड भरा हुआ है उसे कहते हैं एंड डायस्टली वॉल्यूम। एंड डायस्टली वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब डायस्टली के बाद कह दो या कॉन्ट्रैक्शन से पहले कह दो। इसकी वैल्यू होती है लगभग 120 ml। उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ब्लड वेंट्रिकल से निकल जाता है। निकलने के बाद पूरे वेंट्रिकल्स हमेशा खाली नहीं होते, कुछ रेसिडुअल ब्लड बच जाता है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो रेसिडुअल ब्लड बच जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, उसे क्या कहते हैं? एंड सिस्टली वॉल्यूम। जब आप माइनस करोगे तो लगभग आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 70 ml आएगी। मतलब वेंट्रिकल्स में टोटल कितना ब्लड आता है? ईडीवी। निकलने के बाद कितना बच जाता है?
ईएसवी, तो कितना निकला? ईडीवी माइनस ईएसवी, जिसे क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका मतलब ऑन एन एवरेज, ये एवरेज वैल्यू है, एक एवरेज एडल्ट की बात हो रही है जिसका हार्ट ना बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ना कम एफिशिएंट है। एवरेज वैल्यू स्ट्रोक वॉल्यूम की कितनी है? 70 ml। परिभाषा क्या हो गई? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो कौन पंप कर रहा है? वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं। कब? एक हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल या 0.8 सेकेंड में। तो लिखेंगे पहले तो स्ट्रोक वॉल्यूम, it is the volume of blood pumped by each ventricle, volume of blood pumped by each ventricle in 0.8 second या 1 heartbeat या 1 cardiac cycle. It is the volume of blood pumped by each ventricle in 0.8 seconds, 1 cardiac cycle या 1 heartbeat, एक ही मतलब है। और ये बना लो, वन हार्ट बीट, 1 कार्डियक साइकिल या 0.8 सेकेंड, फुल स्टॉप। और ये लिख लो स्ट्रोक वॉल्यूम ईडीवी माइनस ईएसवी 120 माइनस 50 70 ml। अब आपने देखा होगा ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन 2019 या ये सवाल आया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। हाँ, तो पर नोट्स पढ़ लेना ना, ऐसे नहीं आएगा नोट्स के बाद। ठीक है, अब ये टर्म लिख लेंगे, ईडीवी क्या होता है और ईएसवी क्या होता है। एंड डायस्टली वॉल्यूम। कितना धीरे लिख रहे हो आज आप? ठंड है इसलिए? ये आप समझ नहीं आ रहा, जैकेट ने आपको पहना है, आपने जैकेट पहनी है, हैं? ना हूं मैं कल से, नहीं आ रहा कल से, मैं बुरा मान गया मैं आज। ईडीवी एंड डायस्टली वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हाँ ईडीवी लिख रहे हैं पहले अपन, एंड डायस्टली वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट विद इन वेंट्रिकल्स प्रायर टू कॉन्ट्रैक्शन, volume of blood present within ventricles before या prior to contraction। और ESV the residual blood remaining in the ventricles after ejection, residual blood remaining in the ventricles after ejection। तो ब्लड निकलने के बाद जो वेंट्रिकल्स में रह गया वो है ईएसवी। अब देखो, एक हार्ट बीट में, एक कार्डियक साइकिल में ब्लड कितना पंप हो रहा है? 70 ml। हाँ, अब अगर एक हार्ट बीट में
या 0.8 सेकेंड में या एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, तो एक मिनट में कितना होगा? मल्टीप्लाई किससे कर दूं? क्यों? एक हार्ट बीट में इतना है, तो एक मिनट में 70 से 75 हार्ट बीट्स होती है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक मिनट में टोटल ब्लड जो पंप होगा उसे क्या कहेंगे? कार्डियक आउटपुट। देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में सिमिलैरिटी क्या है? कार्डियक आउटपुट भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स, स्ट्रोक वॉल्यूम भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल्स। फर्क है, ये एक बार में है, एक हार्ट बीट में है, और ये एक मिनट में है। हाँ, वो लगभग लगभग 5 लीटर। तो लिख लेंगे कार्डियक आउटपुट it is the total volume of blood it is the total volume of blood pumped by heart ventricles, the total volume of blood pumped by heart ventricles in 1 minute. और ये लगभग लगभग 5000 ml आएगा। ओहो, मैं उधर का पैनल पेन लेकर आ गया जेब में। हैं? वो उसी का फोन आ रहा है बार बार कि सर वो पैनल मेरे पास आदत ही है, जेब में रह गया है। ठीक है, तो अच्छा अब देखो, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट बीट पर मिनट। अब इसमें से एक चीज याद है, देखो 2 तरह के हार्ट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट है और एक वीक हार्ट है। तो स्ट्रॉन्ग हार्ट का मतलब जिसकी एफिशिएंसी बेटर है, वीक हार्ट का मतलब है जिसकी एफिशिएंसी कम है। अगर अब मैं आपसे कह रहा हूं एक स्ट्रॉन्ग हार्ट है तो उसकी एफिशिएंसी बेटर है, मतलब उसमें क्या बेटर है भाई? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है हार्ट की कैपेसिटी। एक एवरेज हार्ट है वो एक बार में 70 ml ब्लड पंप कर सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग हार्ट, एक एथलीट का हार्ट क्या करेगा? एक बार में 70 ml से ज्यादा ब्लड पंप करेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग हार्ट या एथलीट का हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। बेटर स्ट्रोक वॉल्यूम, बेटर कार्डियक आउटपुट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ट। कमजोर हार्ट है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, उसका कार्डियक आउटपुट कम होगा। इसका मतलब एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है पैराग्राफ, अ पर्सन या इंडिविजुअल कैन ऑल्टर, वो किस में बदलाव ला सकता है? अपने स्ट्रोक वॉल्यूम में, अपने हार्ट बीट पर मिनट में, और अपने कार्डियक आउटपुट में परिवर्तन ला सकता है। तो ये वेरिएबल चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग हार्ट, एथलीट हार्ट क्या ज्यादा होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। वीक हार्ट का क्या कम होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। तो एक नोट लिख लेंगे, an individual has the ability to alter
an individual has the ability to alter the stroke volume, heartbeat per minute, and hence the cardiac output. An individual has the ability to alter stroke volume, heartbeat per minute, and cardiac output. हाँ, अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब समझने के लिए, अगर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो हर चीज़ बढ़ेगी। आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो सब चीज़ें बढ़ती है। लेकिन अगर मैं एक एथलीट के हार्ट की बात करूं जो रेस्ट पर है, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हार्ट की बात करूं जो भी रेस्ट पर है, तो फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज ह्यूमन हार्ट है जो रेस्ट पर है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, तो उसको 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? 70 से 75। एक एथलीट का हार्ट जब रेस्ट पर है तो वो एक बार में 70 से ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है, हो सकता है 80 कर रहा हो, 90 कर रहा हो, तो उसको चक्कर कम काटने पड़ेंगे। यहां पर ऐसी 10 बॉटल पड़ी है, ठीक है, मुझे ये 10 बॉटल यहां से वहां भेज लगानी है। एक बार में मैं 2 बॉटल ले जा रहा हूं, तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? 5। और एक बार में अगर 5 ले जा रहा हूं, तो अगर मेरी एफिशिएंसी ले जाने की बेटर है तो मुझे चक्कर कम काटने पड़ेंगे। तो अगर किसी एथलीट का या स्ट्रॉन्ग हार्ट जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, उसका रेस्ट में हार्ट बीट पर मिनट कम होती है। देखो, अब वो रिलेटिवली कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उस रिलेशन में हार्ट बीट उतनी कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हार्ट बीट 40 हो गई। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है, मतलब अगर आपको अपनी एफिशिएंसी पता करनी हो एट रेस्ट, अगर आपकी हार्ट बीट 60 है, 55-60 है, तो इट इज गुड। नॉर्मली लोगों की क्या होती है, वीक हार्ट का एक कॉमन सिम्टम है, जब वो रेस्ट भी कर रहा है, जब वो रिलैक्स भी है, तो भी उसकी हार्ट बीट ज्यादा है। इसका मतलब वो ब्लड, उसका हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा एक बार में जितना उसको इफेक्टिवली करना चाहिए। वो अपन आगे देखो, बाकी तो हार्ट बीट बढ़ना घटना वो टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया तो हम आगे देखेंगे, बट सिंपल सा मतलब है एक स्ट्रॉन्ग हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम रेस्ट ज्यादा होगा और उसकी हार्ट बीट पर मिनट एवरेज से कम रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है सर मेरी हार्ट बीट कम है तो मेरा हार्ट स्ट्रांग है। हार्ट बीट कम के साथ साथ आपका ज्यादा भी क्या होना चाहिए? स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो लिख लेंगे नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग हार्ट और एथलीट हार्ट। हाँ, लिखा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग हार्ट और एन एथलीट हार्ट हैज अ ग्रेटर स्ट्रोक वॉल्यूम has a greater stroke volume and hence a greater cardiac output. And hence a greater cardiac output. ठीक है, अब अपने पास आता है नेक्स्ट आज ECG। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो याद रखना है इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ग्राफ। और जो उससे डेटा निकलता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इस तो याद रखना, ECG में जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और उससे जो डेटा ऑब्टेन होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो ECG हम किस लिए यूज करते हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए। लिखेंगे ECG, पहले तो ECG इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डेटा ऑब्टेन्ड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG is used to study the electrical activity of heart.
ठीक है, अब देखो, इट ईसीजी इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। देखो ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो अगर आसान सवाल बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सीधा कर सकते हो डेटा देखकर। और अगर थोड़ा सा अच्छा सवाल बनाते हैं तो उसके लिए आपको ईसीजी पता होना चाहिए है क्या। अब एक सेकेंड, पहले तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है उसमें हम 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, एक लेफ्ट रिस्ट पे, एक राइट रिस्ट पे, एक लेफ्ट एंकल पे। मतलब एक इथियोन ट्राइंगल बनता है। वो ट्राइंगल से कहते हैं कि इम्पल्सेस जो हैं या सिग्नल अच्छा आता है। और आप जेल यूज़ करते हो, जेल यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप सीधा यूज़ करोगे बिना किसी सोनोग्राफी भी, आपने देखा होगा कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन में जेल लगाते हैं, तो जेल से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो बेहतर, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, और कोई कारण नहीं है। और जो आजकल हम एडवांस ईसीजी यूज़ करते हैं उसमें रिस्ट के अलावा चेस्ट रीजन पर मल्टीपल इलेक्ट्रोड लगाते हो, ताकि आपको ये मालूम चले कि यहाँ का सिग्नल जो है वो इफेक्टिवली यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं। खैर वो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो आपके पास ईसीजी जो है, सिंपल ईसीजी में 3 पीक्स है। एक आपके पास पी वेव है, एक क्यूआरएस वेव है और एक टी वेव है। तो बाय डिफॉल्ट वी हैव अ पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव। जो अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आ रहा है उसमें तो आप बहुत बेसिक याद रख सकते हो। पी वेव को आप एट्रियल सिस्टली कह सकते हो, मतलब सिंपल, अगर मैच द कॉलम्स में सवाल आ जाए तो। क्यूआरएस को आप वेंट्रिकुलर सिस्टली कह सकते हो, टी वेव को वेंट्रिकुलर डायस्टली कह सकते हो। मतलब बहुत, अगर वो कुछ भी चेक नहीं कर रहा और सीधा सवाल दे रहा है तो। अब एक्चुअल में ये है कि ये जो पी क्यू आर एस टी वेव्स हैं ये किसको स्टडी कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ये मसल के रोल को नहीं देख रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, अब एक चीज याद रखनी है आपको, अपन ने कहा था अपने शरीर में 2 ही ऐसे चीजें हैं जहां पर करंट पैदा होता है, इंपल्स, कार्डियक मसल्स और न्यूरल। अब अगर मैं ये फॉर एग्जांपल हार्ट के 4 चेंबर्स ले लूं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान देंगे, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब यहां पर जो ऐसे नोड है वो करंट भेजता है। इसका मतलब करंट भेजने के कुछ सेकंड्स बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब करंट का मतलब क्या कहा था अपन ने, इंपल्स का मतलब क्या है, आयंस का फ्लो। तो आयंस का फ्लो का मतलब है यहां पर क्या होगा, सोडियम एट्रियम के अंदर आएगा। और आपने ये तो अब देखो नवे पर थोड़ा आपको याद होगा, सोडियम जब अंदर आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। कोई भी इंपल्स को भेजने के लिए एक्शन, कोई भी पोटेंशियल या इंपल्स को ट्रांसफर करने से ठीक पहले क्या अंदर आता है, सोडियम। और जब सोडियम अंदर आता है तो उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। एंड डीपोलराइजेशन विल बी फॉलोड बाय सिस्टली। क्या हुआ, एट्रियम है, अब अपन ने पढ़ा था एट्रियल सिस्टली है। एट्रियल सिस्टली का मतलब है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ठीक पहले क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा। और सोडियम अंदर आने को क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। तो ये जो पी वेव है, ये पी वेव क्या दर्शा रही है, सोडियम का अंदर आना। यानी क्या दर्शा रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसके तुरंत बाद क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्चुअल में पी वेव क्या दर्शा रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, which is followed by एट्रियल सिस्टली। तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं दर्शा रहा है, वो आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जो वेव है ये दर्शा रही है सोडियम अंदर आ रहा है। सोडियम अंदर आने को क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। उसके तुरंत बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टली। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको एक अच्छा सवाल पूछूं और मैं आपसे पूछूं एट्रियल सिस्टली कहां हो रहा है,
जस्ट आफ्टर द पी वेव। पी वेव क्या है? पी वेव का मतलब एट्रियम के अंदर सोडियम आया, मतलब पी वेव का मतलब है एट्रिया के अंदर सोडियम आया, डीपोलराइजेशन हुआ, विच विल बी फॉलोड बाय सिस्टली। तो ये वेव तो क्या दर्शा रही है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो सिस्टली इसके तुरंत बाद होगा, जस्ट आफ्टर द पी वेव। तो अगर अब मतलब अब ऐसे सवाल बनाते नहीं है, बट अगर एट्रियल सिस्टली इज नॉट पी वेव, पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसके तुरंत बाद क्या होगा? एट्रियल सिस्टली। तो एट्रियल सिस्टली कहां होगा? जस्ट आफ्टर पी वेव। अब नेक्स्ट आता है क्यूआरएस वेव। सेम, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ठीक पहले क्या हुआ? सोडियम अंदर आया। इसी तरह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन से भी ठीक पहले क्या होगा? सोडियम अंदर आएगा, और सोडियम अंदर आएगा तो क्यूआरएस वेव क्या दर्शाएगी? अब लॉजिकली सुनो, आप बोलोगे कि सर फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कब होना चाहिए? अब आप बोलोगे क्यूआरएस के तुरंत बाद। पी वेव क्या थी? ये पी वेव उठी। देखो इसका भी कारण होता है, ये ऊपर क्यों उठ रही है, नीचे क्यों उठ रही है, वो भी बाद में छोड़ो। अभी के लिए ये ईसीजी था, पी वेव उठी। ये पी वेव उठी मतलब क्या हुआ? एट्रियम के अंदर सोडियम आया, और उसके तुरंत बाद एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो लॉजिकली पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, जस्ट आफ्टर पी वेव एट्रियल सिस्टली है। अब क्यूआरएस वेव क्या दर्शा रही है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल्स के अंदर सोडियम आया, तो आप लॉजिकली सोचोगे सर इसका मतलब इसके तुरंत बाद यहां पर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। नहीं, अब यहां पर क्यू वेव जो है ना, इसमें लिखा हुआ है, ये क्यू वेव जो ऊपर उठ रही है, ये दर्शा रही है कि सोडियम अंदर आ रहा है। और एनसीईआरटी को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्यू वेव के बाद जो आर वेव है, ये आपको दर्शा देती है कि इस समय क्या चालू हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टली। देखो ये सिर्फ एक वेव थी, ये कितनी बड़ी वेव है। इसके दो कारण है। बड़ी वेव का कारण क्या है? एक तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम बड़ा है, तो उसका सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग आएगा, एक तो यह कारण है। दूसरा यह है कि यह लंबा भी चल रहा है। लंबा भी चल रहा है मतलब डीपोलराइजेशन तो तुरंत हो गया, तो डीपोलराइजेशन इवेंट तो क्यू पर हो गया, लेकिन अब आर तक आते आते अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली किस पॉइंट पर होगी? आर वेव पर। एस, फिर आता है डी। टी का मतलब अब देखो, कॉन्ट्रैक्शन से ठीक पहले क्या होता है? डीपोलराइजेशन। और अब रिलैक्सेशन से ठीक पहले पोटेशियम बाहर निकलता है, और जब पोटेशियम बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो टी वेव क्या दर्शाएगी? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन फॉलोड बाय, तो ये टी वेव उठी। टी वेव उठी मतलब वेंट्रिकल से क्या निकले? पोटेशियम। मतलब क्या हुआ? रीपोलराइजेशन, और उसके बाद वो क्या हो गया? रिलैक्स। तो इस पूरे कंडक्टिविटी में क्या नहीं है? वेंट्रिकुलर एट्रियल रीपोलराइजेशन नहीं है। एट्रियल का डीपोलराइजेशन है, जिसके तुरंत बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन है, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल्स का पोटेशियम रीपोलराइजेशन है, जिसके बाद वो रिलैक्स करेगा। लेकिन एट्रियल नहीं है। एट्रियल कब रिलैक्स करता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो इस वेव के अंदर क्या छुपा हुआ है? तो भाई मैंने कहा ना, आप दोनों मुझे आवाज दे रहे हो, आपकी आवाज धीरे, इनकी आवाज तेज है। आवाज तो दोनों समय पर आ रही है, मुझे क्या सुनाई दे रही है? तेज वाली। तो सिग्नल तो मुझे वेंट्रिकल का स्ट्रांग है, वो सुनाई देगा। उसके पीछे जो बेचारा एट्रियल का सिग्नल था रीपोलराइजेशन का, वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। पी वेव क्या है? वापस सोच लो। एट्रियम में सोडियम, एट्रियल डीपोलराइजेशन, तुरंत बाद
QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सिंपल। लेकिन Q पर वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो गया, R तक आते आते वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएंगे। T वेव का मतलब वेंट्रिकल से पोटेशियम निकला, रीपोलराइजेशन, जिसके तुरंत बाद डायस्टली आ जाएगा। और एट्रियल डायस्टली या एट्रियल रीपोलराइजेशन नहीं दिखता क्योंकि वो उसके पीछे छुप गया है। ठीक है, देखो ये भी कारण होता है इसका, ऊपर नीचे वाला भी सिस्टम है। सिर्फ देखो, सिर्फ ये बता रहा हूं, मतलब अब इतना तो आप MBBS में पढ़ लेना, इसमें यही होगा। देखो होता क्या है, जब हम ये आया कैसे लेकिन? अच्छा हाँ, ये हो रहा है चेंज। यार ये बढ़िया है यार ये चीज। इसे खेल पूरा पूरा पीरियड निकाल सकते हैं इससे अपन, है। ये ऊपर वाला वेव और नीचे वाला वेव का कारण क्या होता है? बाय डिफॉल्ट अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा, इसको कहते हैं नॉर्मली जीरो एक्सिस। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखाऊंगा नहीं मैं, बस समझने के लिए, ये जीरो एक्सिस चल रहा है कब, जब कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो अब देखो एक सिग्नल ऊपर है और कुछ नीचे है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम हार्ट में सिग्नल नीचे की ओर मूव करता है, जैसे ऐसे नोड है, ऐसे नोड इंपल्स भेजेगा तो ये सिग्नल बेसिकली नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो जब सिग्नल नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो आपके पास ये ऊपर की पीक आती है। तो आप बोलोगे सर ये तो इंपल्स तो ऐसे ही जा रही है कंडक्शन, उल्टा कब गया? उल्टा जाता है जब वो वेंट्रिकुलर एपेक्स से वापस ये फैलता है। हाँ, तो ये फैलता है तो ये सिग्नल जो ये नीचे आ रहे हैं ना, इसका मतलब पुरकिंजे फाइबर एपेक्स से वापस बाकी पूरे वेंट्रिकल्स में फैला रहे हैं। तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट सर सिग्नल सारे ऊपर ही क्यों नहीं है, नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन को इस तरह से नापता है, बस वो रिवर्स, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है वो इसी तरह से बना हुआ है, उसमें एक एक्सिस सेट कर दी गई है। तो अगर सिग्नल इंपल्स नीचे की तरफ जा रही है तो वो ऊपर उठता जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर आई तो इसका मतलब है वो नीचे चला गया। ठीक है, ये एक बार बना लो, पहले लिख लेंगे पॉइंट। स्टैंडर्ड ECG कार्डियक अरेस्ट वो पढ़ेंगे, हाँ फिर वो दो ही तरीके से वापस आ सकती है। कार्डियक अरेस्ट के बाद दो तरीके हैं उसको रिवाइव करने के, एक तो वो डिफिब्रिलेटर्स आते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े दो, और वो चेस्ट पर लगा दो करके उसको ऐसे नोड को वापस रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा माँ की थप्पड़, हाँ जिगर फिल्म थी एक अजय देवगन की जिगर फिल्म है, विच इज अ रीमेक ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म, बट उसमें उसको ऐसा एक टॉक्सिन खिलाया जाता है जिससे उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है, और हॉस्पिटल में है, आखिरी सांसें गिन रहा है, अरुणा रानी उसकी माँ होती है, वो आती है तो वो माँ को देखता है और बेहोश, और ECG चपटा फ्लैट। फिर वो बोलती है नहीं तू नहीं मर सकता, एक थप्पड़, नहीं तू नहीं मर सकता, दो थप्पड़, नहीं तू नहीं मर सकता, तीन थप्पड़, और चप्पल निकाल दी होती तो हाथ हो जाता। बट ये मेटाफर है एक तरह का, मतलब कि माँ का प्यार यमराज से भी छीन ला सकता है आपको। पृथ्वी जी ग्रो अप। हाँ, अ स्टैंडर्ड ECG इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ओल्ड और ग्रोइंग अप में क्या डिफरेंस है? Everyone grows old, only a few grow up.
तो मैंने अब आपको बूढ़ा होने के लिए नहीं बोला है। बच बच बच्चा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट वो जो बचपना है वो इनोसेंस होनी चाहिए। इनोसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे क्या यार, तुम क्या लैंग्वेज, क्या बैंड बजी है, मासूमियत। लैंग भाषा पर तो मतलब बैंड ही बजा रखी है आप लोगों ने। काम आएगी, बहुत बहुत आती है आगे। हाँ, क्या लिखा था मैं यार तुझे? स्टैंडर्ड ईसीजी इन्वॉल्व 3 इलेक्ट्रोड्स, 3 इलेक्ट्रोड्स, वन वही लिखो, 1 टू द राइट रेस्ट, 1 टू लेफ्ट रेस्ट, 1 टू लेफ्ट एंकल। 3 इलेक्ट्रोड्स है, ब्रैकेट में लिख लो, लेफ्ट रेस्ट, राइट रेस्ट, लेफ्ट एंकल। और एडवांस ईसीजी इन्वॉल्व्स मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स, क्या बताया मैंने? मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स टू द चेस्ट रीजन। एडवांस्ड ईसीजी इन्वॉल्व्स मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स टू द चेस्ट रीजन। हाँ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ब्रेन की वेव्स को स्टडी करने के लिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पहले आरबीएससी में बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज करके एक टॉपिक था, उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन थे। आपके मॉड्यूल वॉड्यूल में तो अभी भी दे रखे होते हैं, बट वो आरबीएससी में जिसमें अल्ट्रासोनो यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी भी था, माइक्रोस्कोपी भी था, पीईटी भी था, ये ईईजी भी था। मतलब जब आप अलग अलग तरह की वेव्स होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जब आप आंख बंद करके रिलैक्स कर रहे हो, डीप स्लीप में नहीं हो तो अलग वेव्स आती हैं, जब आप डीप स्लीप में हो तो अलग वेव्स आती हैं, जब आप अवेक हो कॉन्शियसली काम कर रहे हो तो अलग वेव्स आती हैं। तो वेव्स, ब्रेन वेव्स की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए ईईजी। अब हम नहीं पढ़ते, अब हम सिर्फ सीटी स्कैन और एमआरआई और रेडियोग्राफी, क्योंकि वो कैंसर के इलाज में नहीं, इलाज कौन सा होता है यार? डायग्नोसिस में, निदान, उपचार नहीं। हाँ, तो इलाज मतलब डायग्नोस करने में काम आता है, ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है। बेस्ट टेक्निक क्या होती है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए? बायोप्सी बेस्ट टेक्निक, तो लेकिन वो इन्वेजिव है, चीड़ फाड़ करके निकालना पड़ता है। सेफेस्ट कौन सी है? एमआरआई। सेफेस्ट एमआरआई, बेस्ट बायोप्सी। क्योंकि एमआरआई सेफ क्यों है सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी से? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से, और सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी में आयनाइजिंग रेडिएशन से। हाइपर पोलराइजेशन अलग चीज है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है सिग्नल जाएगा ही नहीं। डी और री, तीसरा टर्म होता है हाइपर। हाइपर पोलराइजेशन व्हेन यू वांट टू स्टॉप अ सिग्नल, आप हाइपर पोलराइज्ड है। पोलराइज, अब ये नव इंपल में पढ़ेंगे। पोलराइज का मतलब है अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, ये स्विच ऑफ कंडीशन है। अभी जितने खटके बंद है ना, इसका मतलब ये पोलराइज स्टेट है। तो अगर मुझे कोई चीज चालू करनी है तो उस कंडीशन को रिवर्स करना पड़ेगा, डीपोलराइज। तो डीपोलराइज का मतलब है एक्शन होगा, इंपल्स ट्रैवल करेगी, और उसको वापस रिवर्स करने के लिए रीपोलराइजेशन। हाइपर पोलराइज आपने कर दिया, बंद को और खटके को तोड़ दिया, तो फिर कहां चालू होगा? हाइपर पोलराइजेशन इज यूज्ड टू स्टॉप अ सिग्नल। हाँ, अब ये लिख लो यार, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव फटाफट।
हम्म, हार्ट बीट सुनाई दे रही है, क्या बात है। गाने चल रहे हैं अंदर, डिकचिक डिकचिक वाले। हाँ, किधर हो? अरे वो मैंने, कोई वो नहीं है यार, उसको हटा दो। हाँ, नो। और एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दे रखा है कि आप क्यू आर एस वेव को काउंट करके हार्ट बीट भी पता लगा सकते हो, हार्ट बीट की संख्या, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस वेव्स। तो ये भी लिख लेना, क्यू आर एस वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्ट बीट के। ठीक है, ये तो अब नॉर्मल वैल्यूज है ईएसजी की। अब ईएसजी में अगर कोई वेरिएशंस आते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है, तो आपको क्या क्या चीजें पता चलती है वो भी हम देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चंस आर नेवर सिली। मेरे को भी नहीं मालूम, नो आइडिया। इसका एक बेसिक कारण मुझे मतलब पता नहीं यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं होता है। जनरली जब आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो, जैसे ए बी सी यूज़ करते हो, मतलब शुरुआत के अल्फ़ाबेट्स, और जब पीछे के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो, इसका एक बेसिक कारण होता है, कॉन्स्टेंट्स को आप हमेशा ए बी सी के रूप में यूज़ करते हो, और जितने अल्फ़ाबेट्स पीछे चले जाते हैं, एक्स वाई जेड, वेरिएबल्स। तो जब आप जैसे किसी कांस्टेंट को आप ए बी या सी नाम देते हो, लेकिन आप वेरिएबल्स को देखना हमेशा अल्फाबेट के नीचे वाला सिस्टम यूज करते हैं। पृथ्वी चाहते ये चैप्टर कभी खत्म ही ना हो, है ना पृथ्वी जी? समझ गया मैं। अब मैं आगे ले रहा हूं, आगे हट रहा हूं। अरे यार अभी तक कैसे नहीं बना यार? तो मैं क्या लिखाऊं इसमें? ये लिख तो दिया मैंने यहां पर। अच्छा, फिर आप रुके हुए रहे। अब मैं एबनॉर्मल ईसीजी वैल्यूज, अब डन। अब देखो एबनॉर्मल में आपके पास क्या है, एक सेकेंड, अगर हमारे पास ईसीजी नैरो है, मतलब ये जो ईसीजी के आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जैसे नैरो का मतलब है ये पी क्यू आर एस टी, फिर वापस पी क्यू आर एस टी, फिर पी, फिर क्यू आर एस टी, मतलब गैप कम है। इसका मतलब है हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा है। हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा होती है, इसे क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। फिर अगर आपके पास ईसीजी बहुत ज्यादा वाइड है, इसका मतलब
हार्ट बीट नॉर्मल से धीरे है, हार्ट बीट नॉर्मल से धीरे होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया। हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा हाँ थोड़ा वाइड, वो फर्क नहीं पड़ता, वेंट्रिकल्स है ना इसलिए क्या फर्क पड़ रहा है उससे? हार्ट अटैक के टेक्निकल टर्म को क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, दो चीजें नहीं, अगर एसटी वेव ऊपर उठी हुई हो तो वो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का इंडिकेटर है। टी वेव अगर फ्लैट है, इसका मतलब ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स तक नहीं पहुंच रहा है, इसको इस्चीमिया कहते हैं। और अगर ईसीजी कंप्लीटली फ्लैट है तो कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट बीट बंद हो जाती है। पी 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 एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है। देखो क्लिनिकली ईसीजी का पूरा एक सेशन हम ले सकते हैं, तो वो इतना ज़रूरत है नहीं। वो गैप्स हैं, उसमें भी वेव्स ऊपर नीचे, मतलब बहुत इम्प्लीकेशंस हैं ईसीजी के। ठीक है, कार्डियक इस्चीमिया को मायोकार्डियल इस्चीमिया भी कहते हैं, सेम है। कार्डियक हो मायोकार्डियक एक ही बात है, क्योंकि मसल्स का मतलब मायोकार्डियम। ठीक है भाई, ये ईसीजी। फिर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट वॉलंटरी एक्टिविटी, इनवॉलंटरी? तो इनवॉलंटरी एक्टिविटी को ब्रेन का कौन सा सेंटर कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा सेंटर? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। उसमें कार्डियक सेंटर होता है। हाँ, वो अपना काम किसके थ्रू करवाता है? एएनएस के थ्रू। एएनएस के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है? बढ़ाता है। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक घटाएगा।
मतलब आर आर याद रखना, जब आप रेस्ट और रिलैक्स कर रहे हो, व्हेन यू आर रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग, पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, और इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक काम करता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में जब भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, डर रहे हो, लड़ रहे हो, तो सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करवाता है, जिससे हार्ट बीट, कार्डियक, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। पैरासिम्पैथेटिक, आराम से आप ऐसे पॉपकॉर्न लेकर फिल्म देख रहे हो, तसल्ली से रेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास उस समय हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब क्या हो जाता है, कम, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक किसके थ्रू काम करता है, एसिटाइल कोलिन के थ्रू, और वो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सबको कम करता है। डन, आगे ले रहा हूं अब मैं। डन, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे। अब इसको पूरा एक फ्लो चार्ट में देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कौन सा सेंटर होगा, कार्डियक सेंटर। ठीक है, तो हार्ट बीट के रेगुलेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, ब्रेन का कौन सा सेंटर है, मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर कार्डियक सेंटर है। कार्डियक सेंटर अपना काम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू करवाएगा। सिंपैथेटिक क्या सिक्रीट करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिससे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सब बढ़ेंगे। एरो ऊपर का मतलब है बढ़ेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व के द्वारा क्या रिलीज करवाएगा, एसिटाइल कोलिन, जो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट इन सबको घटाएगा या कम करेगा।
इस केस में इमरजेंसी में सब बढ़ेंगे, उस समय कुछ नहीं घटेगा। एट रेस्ट हार्ट बीट कम होनी चाहिए, वो इंडिकेटर है। भाग रहे हो दौड़ रहे हो इमरजेंसी में तो सब चीज़ ही बढ़ेगी, कैसे घटेगी? कुछ घट ही नहीं सकता। स्ट्रेस को, हाँ तो वही तो, वो तो हार्ट अटैक आ ही सकता है ना, मतलब आपके पास ब्लड फ्लो बढ़ गया और अगर आर्टरी का ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो आ ही सकता है। डाइजेशन में आप नहीं पढ़ते? डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करने के लिए, सलाइवेशन के लिए पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट कौन करता है? पैरासिम। आप सोचो जब आप रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो हार्ट बीट तो सब कम होगी, सलाइवेशन डाइजेस्टिव सिक्रीशन ज्यादा होगा। तो जब आदमी रेस्ट या रिलैक्स कंडीशन में होता है तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट सर्कुलेटरी सिस्टम को तो स्लो डाउन कर देता है और डाइजेस्टिव फंक्शंस को स्पीड अप कर देता है। इसलिए जब आप खाली बैठे होते हो तो ज़्यादा भूख लगती है। जब आप कुछ काम कर रहे हो, मतलब जब इमरजेंसी कंडीशन, जब शेड पीछे पड़ गया तो भूख थोड़ी लगती है, उस समय छोले भटूरे याद नहीं आते हैं। डर लग रहा, अरे जब डर लग रहा है तो थोड़ी भूख याद आती है उस समय। हाँ ये बात सही है, क्या बात है यार, गुड। पूरा जीवन याद आ जाता है उस समय। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे फिर ब्लड वेसल्स। ले लूं आगे? क्या है? कुछ नहीं है, काली स्क्रीन है। काली स्क्रीन दिखा के क्या करूं मैं भी दिखाऊं? देखो आप बता रहे हो, डरा रहे हो, पहले तो आप बताओ ये। ठीक है, ब्लड वेसल्स। हाँ अभी इस समय, अभी तो मतलब इस समय अगर आपको क्या लग रहा है, मतलब आप ऐसे रिलैक्स हो? वो तो यार आप पे डिपेंड कर रहा है ना, आप रिलैक्स हो, टेंस हो, स्ट्रेस में हो। हाँ क्या, ये क्या है? अच्छा अब एक मिनट, ब्लड वेसल्स की हम बात करें तो ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए। जब हम ब्लड वेसल्स को बना देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? एंजियोजेनेसिस। ये तो आपने सुना ही होगा, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियो का मतलब है ब्लड वेसल की बात हो रही है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या फर्क होता है वैसे? सर्जरी। एंजियोग्राफी का मतलब जब आपको पता करना है आर्टरी में क्लॉट कहां पर है, तो जनरली जब आपको क्लॉट पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं, वो डाई डालते हैं और वो पता करती है कि क्लॉट कहां पर है, और फिर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए या स्टेंट लगाने के लिए, स्टंट नहीं होता है तो स्टेंट होता है, स्टंट लगाया स्टंट, तो उसको कहते हैं, सर्जरी को कहते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियो इज ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंजियोजेनेसिस। अब अपने पास ब्लड वेसल्स तीन है मेनली, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं। तो हम सबसे पहले यहां पे स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो तीन लेयर्स होती हैं,
ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, या जिसको हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। अब आसान है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एक्सटर्ना है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया है, स्मूथ मसल से बनी होती है। और इनर मोस्ट लेयर जो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी होती है वो होती है एंडोथीलियम। अब फर्क क्या है, आर्टरीज और वेन्स में तो तीनों लेयर होती हैं, और आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया यानी स्मूथ मसल्स मोटी होती हैं कंपेयर टू वेन्स। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है, और कैपिलरी सबसे पतली होती हैं। पतली है इसका मतलब उनमें ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया नहीं है, उसमें केवल क्या पाया जाता है, ट्यूनिका इंटरना यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो लिख लेंगे पॉइंट्स। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, पहला है ट्यूनिका एक्सटर्ना, the outermost layer composed of connective tissues. Outermost layer composed of connective tissues. Next, tunica media. Middle layer composed of smooth muscles. Middle layer composed of smooth muscles, और ब्रैकेट में लिख लेंगे arteries have a thicker tunica media than veins. Arteries have a thicker tunica media than veins. और तीसरा और आखिरी है ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम। A thicker tunica media than veins. और तीसरा है ट्यूनिका इंटरना एंडोथीलियम। इनर मोस्ट लेयर composed of simple squamous epithelium. Innermost layer composed of simple squamous epithelium. और यहां पे एक नोट लिख लेंगे, in capillaries only tunica interna or endothelium is present. In capillaries only tunica interna or endothelium is present. In capillaries only tunica इंटरना और एंडोथीलियम इज प्रेजेंट। मतलब कैपिलरीज में क्या नहीं है, एक्सटर्ना और मीडिया नहीं है। अब वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए आर्टरीज और वेन्स में। एनसीईआरटी में इनका डायग्राम भी दे रखा है, तो उसके हिसाब से भी पूछ सकते हैं सवाल। सारी आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर, सारी वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ, ये एक पहला डिफरेंस है। और बताओ, ऑक्सीजनेटेड है एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। और स्ट्रक्चर बताओ, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टरीज की वॉल्स थिक है तो ल्यूमेन सिकुड़ जाएगी,
मतलब अगर मैं आर्टरी का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आर्टरीज का जो ट्यूनिका मीडिया है ये मोटा होगा, और अगर इसका ट्यूनिका मीडिया मोटा होगा तो इनकी वॉल थिक हो गई, इलास्टिक हो गई और नॉन कोलैप्सिबल, पिचकती नहीं है। और इनका जो ल्यूमेन है वो कैसा हो गया, सिकुड़ गया, यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। वेन्स का उल्टा है, उनका ट्यूनिका मीडिया पतली है तो उनकी वॉल्स जो है पतली हैं और कोलैप्स, पिचक सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है, और उनका ल्यूमेन क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और ठीक है, आर्टरीज में ब्लड तेज प्रेशर से फ्लो करता है, इसलिए वॉल्स, बैक फ्लो की संभावना नहीं है। वेन्स में ब्लड धीमा फ्लो करता है, इसलिए बैक फ्लो की संभावना के लिए वेन्स में आपको क्या मिलेगा, वॉल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ हाँ, जो आपको दिख रही हैं ये सारी हरी हरी, ये सब वेन्स है। आर्टरीज जनरली डीपली इंबेडेड होती हैं, लेकिन दो आर्टरी हैं जो आपको बाहर से दिखती हैं, ये रही, ये रेडियल आर्टरी दिख रही है आपको, और कैरोटेड, काट के फवारा निकलते हैं वो हॉरर फिल्मों में ऐसे, वो कौन सी आर्टरी काटते हैं, कैरोटेड। जगलर वेन भी काट सकते हो, कैरोटेड आर्टरी भी काट सकते हो, दोनों दिखती हैं। नहीं तो लाइट की प्रॉपर्टी है, ये तो लाइट की प्रॉपर्टी कारण हरा और वो वैसे दिख रहा है। आर्टरी आपको दो दिख रही है बस, ये रेडियल आर्टरी है जिसमें आप पल्स नाप सकते हो, और कैरोटेड आर्टरी। कौन सी नहीं दिख रही यार, ये रही रेडियल आर्टरी, ये रही, कैसे नहीं दिख रही, हाँ ये रही रेडियल आर्टरी आपकी। वो जैकेट नीचे बोल रहे थे दिख ही नहीं रही, तो कैसे दिखे, जैकेट ऊपर करो फिर देखो। क्या करना है पृथ्वी जी, और क्या, अच्छा, आर्टरीज और वेन्स में से किसके ब्लड का पीएच ज्यादा होगा, आर्टरीज। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें CO2 ज्यादा है, और CO2 का खासम खास मित्र H+। रेस्पिरेटरी में मतलब CO2 और H+ ऐसे चोली दामन का साथ है, तो CO2 ज्यादा होगा तो H+ ज्यादा, H+ ज्यादा होगा तो pH कम। तो वेन्स का pH कम, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका pH ज्यादा। और एट एनी गिवन टाइम ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड किस में मिलता है, आर्टरीज या वेन्स में, वेन्स। वेन्स का नेटवर्क ज्यादा बड़ा है, एट एनी गिवन टाइम मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी प्रेजेंट इन वेन्स। मरने के बाद सबसे पहले खाली क्या होती है यार, ना लॉजिक, हाँ, हार्ट कम करेगा तो आर्टरी में ब्लड नहीं, सबसे पहले क्या खाली होगी, खून बंद कैसे हो, मतलब बहना बंद, हाँ, सबसे पहले आर्टरीज खाली हो। लिखो डिफरेंस ना, वेन्स, नेटवर्क वेन्स का बहुत बड़ा है, मोर, हमेशा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपके हमेशा वीनस सिस्टम में रहेगा। हाँ नस काटने पर हाथों तो नहीं मरता, हाँ, 1.5 घंटा लगता है, मेरे को नहीं पता कितने घंटे लगते हैं। मरने मारने की बात ना की जाए, जीवन जियो, बढ़िया तरीके से जियो, मस्ती से जियो। ट्यूनिका इंटरना को एंडोथीलियम कहते हैं, एंडो मतलब सबसे अंदर की लेयर है, और वो बनी हुई किससे है, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से। अब डिफरेंस लिखेंगे आर्टरीज और वेन्स में। पहले आर्टरीज में, ऑल आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, all arteries carry blood away from the heart.
वेन्स में कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। फिर नेक्स्ट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन लिख लेंगे पल्मोनरी आर्टरी। वो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें एक्सेप्शन लिख लेंगे पल्मोनरी वेन। क्या करेगी आर्टरी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वहां पर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट आर्टरीज में थिक, इलास्टिक एंड नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स। आर्टरीज में थिक, इलास्टिक एंड नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स। थिक, इलास्टिक एंड नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। सिंस ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। वहां पर उल्टा कर दो, थिन, नॉन इलास्टिक एंड कोलैप्सिबल वॉल्स सिंस ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड या नैरो ल्यूमेन आर्टरीज में, नैरो या कॉन्स्ट्रिक्टेड ल्यूमेन, और वेन्स में वाइड या किसमें एक्सेप्शन? नहीं नहीं, वो तो अलग है, वो आर्टीरियोल्स की बात करेंगे अपन। उसमें एफरेंट और ईफरेंट दोनों आर्टीरियोल ही तो हैं। तो दोनों आर्टीरियोल ही तो हैं। उसमें एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ईफरेंट आर्टीरियोल से ज्यादा होना चाहिए, है तो दोनों आर्टीरियोल, दोनों आर्टीरियोल है ना। और अगर आप रिवर्स कर दो, आप एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर रिवर्स कर दो, तो कौन सा प्रोसेस रुक जाएगा या अफेक्ट होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ, ल्यूमेन वाला हो गया फीचर। फिर नेक्स्ट आर्टरीज में पीएच ऑफ ब्लड इज मोर। हाँ, वेन्स में पीएच ऑफ ब्लड इज मोर आर्टरीज में, और वेन्स में पीएच ऑफ ब्लड इज लेस। मोर, इसमें पीएच ऑफ ब्लड इज लेस। फिर आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट। आर्टरीज में कपाट, वॉल्व्स नहीं होते, और वेन्स में वॉल्व्स होंगे। वॉल्व्स प्रेजेंट। आर्टरीज में वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेस, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेस। वेन्स में वॉल्यूम ऑफ ब्लड मोर। आर्टरीज में डीपली प्रेजेंट या डीपली प्रेजेंट, और वेन सुपरफिशियली प्रेजेंट।
आर्टरीज डीपली प्रेजेंट और वेन्स सुपरफिशियली प्रेजेंट। ठीक है, सतही। सुपरफिशियल देखो, सुपरफिशियल के दो मतलब है। मतलब अगर लिटरल मीनिंग सुपरफिशियल का मतलब है जो सतह पर हो, सरफेस पर हो, और मेटाफोरिकली या सिंबॉलिकली सुपरफिशियल का मतलब है जो सतह सरफेस पे ऐसा अंदर से खोखला है, जो भीतर तक ना गया हो। मतलब सुपरफिशियल ब्यूटी मतलब ऐसे बाह्य कॉस्मेटिक हो गया, मतलब बाह्य सतह पर है, भीतर ही नहीं। आडंबर तो थोड़ा सा मतलब, हाँ, सुपरफिशियल का मतलब है, सुपरफिशियल का एक सिनोनिम है शैलो। नहीं, स्यूडो इज फॉल्स, स्यूडो कूट, स्यूडो है ही नहीं, छलावा छलमा, स्यूडो डिफरेंट हो गया है। स्यूडो इज appears but it is not there. Superficial का मतलब it is appearing but on the surface only, surface पर है। हाँ, किसको? वो डिपेंड करता है, हीमोराज। हैमरेज तो कॉमन है, बट हीमोराज हो, HEM, हीमोराज कहते हैं उसको। ब्रेन हैमरेज, वो हैमरेज से तो बहुत सारा, वो नहीं पता यार क्या करते हो यार उसको आप। TOWEL को क्या बोलते हो आप? TOWEL W और E को ना, W और E को U बोलो। TO तो है ही है, WE को आपको U बोलना है, टाल। TO तो है ही है, सिर्फ WE को U करना है, टाल। टॉवल ला, टॉवल ला। TO remains TO, WE becomes U। वो छोड़ो आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये हम लोग, मतलब मैं भी गलत बोलता हूं, बट Mg को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, ये श नहीं बोलते हैं हम लोग, गलत बोलते हैं। मैग्नीशियम होता है, स होता है इसमें, क्योंकि ये इनका ओरिजिन इंग्लिश नहीं है ये। तो मैग्नीस, हाँ, ZAR को नहीं, देखो वैसे भी प्रॉपर नाउन का प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, याद ना। प्रॉपर नाउन का नहीं प्रोनाउंसिएशन, वो तो डायलेक्ट पे डिपेंड करेगा और आपके एक्सेंट पे डिपेंड करता है। प्रॉपर नाउन का प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कुछ ब्रांड वैल्यूज हैं, तो जो जैसे ब्रांड्स है तो उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे वो LV है तो लुइस विटॉन, वो लुई है, S नहीं बोलते उसमें। क्या हुआ? ट्रम्प क्या बोलता है? विवेकानंद, हाँ वो स्वामी, हाँ। देखो पॉलिटिशियंस ना हो, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत खराब लग सकता है, बड़ा दुविधा है। द पॉइंट इज कि नो पॉलिटिशियन कैन डू गुड इन एनी कंट्री। अंग्रेज तो कब से गए, लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं। छोड़ो नहीं है वो। पृथ्वी जी को लग रहा था इतने दिनों से भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। मैंने कहा देखो, या तो ना पता हो या पता हो, आधा अधूरा पता हो ये बहुत डेंजरस है जीवन में, यही गलती। बाइनरी सिस्टम, आइदर यू नो और यू डोंट नो। चलो आज बहुत है, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।